हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम एक प्राचीन भारत से रिलेटेड यानी कि एंशियंट इंडिया से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हिस्ट्री का टॉपिक है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, यानी कि छठवीं शताब्दी के ईसा पूर्व के पहले, यानी छठवीं शताब्दी से पहले का भारत जो है किस प्रकार का था और वहाँ पे कैसा परिदृश्य था। ठीक है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें लास्ट तक और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले का भारत कैसा था। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं महाजनपदों का उदय। अब महाजनपदों का उदय क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। आर्य जातियों के परस्पर विलीनीकरण से जनपदों का विस्तार हुआ और महाजनपद बने। जैसा कि हमने पहले इसके पिछले एक वीडियो मैंने बनाया था, जो कि वैदिक कालीन सभ्यता से रिलेटेड था। तो उस समय पर जो आर्य हुआ करते थे, जब वो परस्पर एक दूसरे में मिल करके एक बहुत बड़ी जो एक ग्रुप बना के एक स्थान पर रहने लगे थे, विलीनीकरण, यानी कि उनका जब विलीनीकरण होने लगा, यानी कि वो विलय होकर कई आर्य मिल करके एक जो जनपदों का विस्तार उन्होंने किया। और इसी तरह से जब कई जनपद मिलकर के एक बहुत बहुत बड़ा क्षेत्र में जब वो डेवलप हो गए, कई जनपद मिल करके, तो वो महाजनपद कहलाया। ठीक है, और महाजनपदों ने अब ईसा पूर्व छठी सदी में राज्य विस्तार किया। यानी कि जो महाजनपद थे, उन्होंने ईसा पूर्व छठी शताब्दी में राज्यों का विस्तार करना शुरू किया। इसके साथ साथ ही कला कौशल की अभूतपूर्व अभिवृद्धि, धन धान्य की समृद्धि, व्यापार वाणिज्य का चमत्कार पूर्ण उत्कर्ष सामने आया। यानी कि चारों तरफ से देखने में कैसे अभूतपूर्व कला में, कौशल में और धन में जो है, और व्यापार वाणिज्य सभी जगह जो है चमत्कार पूर्ण उत्कर्ष देखने को मिलने लगा जब महाजनपद के काल में। ठीक है, और यही कारण है कि भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही माना जाता है। यानी कि जो इतिहास का जो प्रारंभ हो जाता है राजनीतिक रूप से, बहुत मजबूत इतिहास का प्रारंभ, जो वो कब से माना जाता है, तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही माना जाता है। ठीक है, और छठी शताब्दी के आसपास पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के व्यापक प्रयोग के कारण अतिरिक्त उपज होने लगी तथा आर्थिक परिवर्तन हुए। क्या है कि जब लोहे का व्यापक प्रयोग होने लगा समाज में, तो उससे क्या हुआ कि अलग अलग चीज़ें, जैसे कृषि वगैरह करते थे आर्य वगैरह, तो वो क्या करते थे कि वो अलग अलग चीज़ों का डेवलप हुए लोहे के बनने के कारण। जैसे कि मान लीजिए हल का जो है डेवलपमेंट हुआ, या कोई भी कुल्हाड़ी या जो भी चीज़ें हैं जो कि कृषि में यूज होने वाली थी, तो उसका डेवलपमेंट हुआ, जिससे क्या हुआ कि कृषि में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली और उपजें भी जो है बहुत ज़्यादा होने लगी। और उससे क्या हुआ कि आर्थिक परिवर्तन हुए, और जो महाजनपद है, आर्थिक परिवर्तन होने के कारण पैसे वगैरह जो है उस समय की मुद्राएं बढ़ने लगी, जिससे कि वो आर्थिक रूप से मजबूत हुए जनपद, और वो महाजनपदों के रूप में डेवलप करने लगे। ठीक है, जिसके कारण व्यापार एवं वाणिज्य को बल मिला और लोहे के हथियारों के प्रयोग से क्षत्रिय वर्ग की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। और इस परिवर्तनों के कारण ऋग्वैदिक कबीलाई जनजीवन में दरार पड़ने लगी और क्षेत्रीय भावना के जागृत होने से नगरों का निर्माण होने लगा, और परिणामतः क्या हुआ, उत्तर वैदिक काल के जनपद महाजनपदों में परिवर्तित हो गए। उत्तर वैदिक काल में जो हमने देखा था कि जो कई गांवों को मिलकर के जो जनपद बना करते थे, वो क्या हुआ कि अब अपना क्षेत्रीय विस्तार करने के लिए सोचने लगे। अब जब क्षेत्रीय विस्तार हुआ, तो वो धीरे धीरे काफ़ी बड़ा रूप लेने लगे और महाजनपदों के रूप में सामने उभर कर आए। ठीक है ना, और महाजनपदों की कुल संख्या उस समय पर कितनी थी छठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले, तो 16 थी, जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। इसमें मगध, कौशल, वत्स और अवंती सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे, और 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। यानी कि जो 16 महाजनपद थे, उसमें से सिर्फ एक ऐसा जनपद महाजनपद था जो कि दक्षिण में स्थित था, गोदावरी नदी के किनारे। बाकी जो है ये उत्तर वाले साइड या पश्चिम उत्तर पूर्व साइड में ही फैले हुए थे। और जो एक ही मात्र महाजनपद था जो कि दक्षिण में देखने को मिलता था, क्या नाम था उसका, तो अस्मक। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि एक नंबर के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है,
अब इस 16 महाजनपदों में बज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी कहाँ पर? सिर्फ दो महाजनपदों में, एक बज्जी था और एक मल्ल था। बाकी जो है राजतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती थी, बाकी के जो 14 महाजनपद हुआ करते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछने में मिल सकता है आपको कि कौन कौन से महाजनपद ऐसे थे, दो महाजनपद जो कि जहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी 16 जनपदों में से, तो ये है बज्जी और मल्ल। ठीक है, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। और महापरिनिर्वाण सूत्र में 6 महानगरों की सूचना मिलती है: चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, काशी, कौसंबी तथा साकेत। इस काल में मगध में अन्य महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य का निर्माण किया। यानी कि क्या था कि जो महाजनपदों में से मगध महाजनपद था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद होकर के उस समय पर उभरा था, जिसने कई जनपदों को अपने अंदर जो युद्ध के माध्यम से या कई युद्ध लड़ाइयाँ के माध्यम से जीत करके अपना एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य खड़ा किया मगध राज्य ने। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि हम 16 महाजनपद जो है वो कौन कौन से थे, 16 महाजनपद, तो और उनकी राजधानी देखेंगे। तो पहला है काशी और इसकी राजधानी थी वाराणसी। दूसरा कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। फिर है अंग महाजनपद जिसकी राजधानी क्या थी? चंपा। और मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह, जो कि बाद में गिरिव्रज भी हुई थी। ठीक है, इसके बाद बज्जी महाजनपद था जिसकी राजधानी वैशाली थी। मल्ल महाजनपद जिसकी राजधानी कुशीनगर एवं पावा थी। और छेदी और या फिर चैती महाजनपद जो था उसकी राजधानी क्या थी? सोत्थीवती या फिर सुप्तिमती। और वत्स महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी? कौसाम्बी। और पंचाल महाजनपद था जिसमें दो जो है भागों में पंचाल महाजनपद बटा हुआ था: उत्तरी पंचाल और जिसकी राजधानी क्या थी? अहिच्छत्र। और दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी क्या थी? काम्पिल्य। ठीक है, इसके बाद मत्स्य जनपद जिसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। सूरसेन महाजनपद जिसकी मथुरा राजधानी थी। अस्मक महाजनपद जो कि पोतना या पोटली जिसकी राजधानी थी। इसके बाद अवंती महाजनपद जो है इसकी ये भी दो भागों में बटा हुआ था, जिसमें से उत्तरी अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती जो था उसकी राजधानी क्या थी? माहिष्मती। ठीक है, इसके बाद आपने ये माहिष्मती वाला जो देखा होगा वो उसको पिक्चर में भी आपने बाहुबली में भी देखा होगा कि उसमें माहिष्मती साम्राज्य था। ठीक है ना, वो अवंती का ही एक प्रकार से उसमें दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद जो है गंधार महाजनपद जो था उसकी राजधानी तक्षशिला थी। कंबोज महाजनपद जो था तो उसकी राजधानी क्या थी? राजपुर और हाटक। इसके बाद कुरु महाजनपद जो कि दिल्ली वाले क्षेत्र का जो इलाका है उसको कुरु का इलाका कहा जाता था। और जो है ठीक है, तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी, जो कि वर्तमान में दिल्ली को है। ठीक है, इसके बाद जो है वैशाली का लिच्छवी गणराज्य विश्व का प्रथम गणराज्य माना जाता है, यानी कि गणतंत्र माना जाता है, जो बज्जी संघ की राजधानी थी। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ था? 500 ईसा पूर्व में था। यानी कि वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य था वो विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है। तो ये क्वेश्चन एक नंबर में भी पूछा जा सकता है कि जो पहला प्रथम गणतंत्र विश्व में किसे माना जाता है, तो वैशाली का लिच्छवी जो था, ठीक है, उसे माना जाता है। और जो कि क्या था? बज्जी संघ जो था उसकी राजधानी था। ठीक है, और चार जो है शक्तिशाली महाजनपद थे। कौन कौन से? सबसे पहला तो जैसा कि मैंने बताया कि मगध जनपद था, और इसके बाद कौशल, वत्स और अवंती, ये चार जो है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद उस समय पे काउंट किए जाते थे, जिनमें भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध हुआ करता था और फिर अवंती हुआ करता था। ठीक है, इसके बाद नोट में अपन क्या देखेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है और इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है और इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुप्त वंश के कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? तो बिहार में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक इसके अलावा नालंदा विश्वविद्यालय और एक तक्षशिला विश्वविद्यालय भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पे है आज वर्तमान में? तो वो पाकिस्तान में है। ठीक है,
इसके बाद है विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कौन था? तो सबसे प्राचीन और वैभवशाली यानी धन संपदा में संपन्न था जो महानगर था वो कौन था? पाटलिपुत्र था, जो 221 ईसा पूर्व के समय पे, ठीक है, जो कि आज का वर्तमान का पटना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अंगुत्तर निकाय में जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। कौन कौन सा? जो कि अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, एक एक जनपदों के बारे में। तो पहला है काशी। काशी जो महाजनपद की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। सोन नंद जातक से ज्ञात होता है कि मगध, कौशल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था और काशी का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। इसके बाद है कौशल। कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। और रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। जैसा कि हमने रामायण में देखा था कि वहाँ पे जो राजा श्री राम थे यानी उनके पिताजी जो दशरथ जी थे और राजा श्री राम वो कौशल राज्य के ही राजा हुआ करते थे जिसकी जो राजधानी क्या थी? तो वो अयोध्या थी, ठीक है। और यह राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सई नदी तक तथा पश्चिम में पंचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। कौन? कौशल राज्य, ठीक है। इसके बाद है अंग राज्य। अंग जो महाजनपद है उसका तो अंग राज्य की राजधानी क्या थी? चंपा। और बुद्ध के समय तक चंपा की गणना भारत के 6 महानगरों में की जाती थी और महापरिनिर्वाण सूत्र में चंपा के अतिरिक्त अन्य 5 महानगरों के नाम राजगिरी, श्रावस्ती, साकेत, कौसंबी, बनारस दिए गए हैं। और प्राचीन काल में चंपा नगरी वैभव तथा व्यापार वाणिज्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी, ठीक है। इसके बाद है मगध। मगध की प्राचीन राजधानी राजगिरी या जो है गिरिव्रज थी, ठीक है। और कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई यानी कि बाद में जो है राजगिरी से और पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया गया राजधानी को जो है मगध की, ठीक है। और यह उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद था जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा है, ठीक है। इसके बाद है बज्जी। बज्जी जो है यह 8 राज्यों का संघ एक संघ था बज्जी। और इसमें बज्जी के अतिरिक्त वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, कुंडग्राम के ज्ञात्रक विशेष रूप से प्रसिद्ध थे और बुद्ध के समय में यह शक्तिशाली संघ था, ठीक है। इसके बाद है मल्ल। मल्ल जो है बज्जी संघ के समान ही यह भी एक संघ था जिसमें पावा तथा कुशीनारा के मल्लों की शाखाएं सम्मिलित थी और कुश जातक में ओक्काक को वहाँ का राजा बताया गया है। कहाँ का? मल्ल महाजनपद का, ठीक है। इसके बाद जो है चेदी या चेती है। चेदी या चेती जो महाजनपद है इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोत्थीवती थी और महाभारत काल में यहाँ का प्रसिद्ध शासक शिशुपाल था जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया है। हमने देखा है महाभारत में कृष्ण जी एक मतलब जो शिशुपाल है उसका वध करते हैं उसकी 100 गलतियां पूर्ण होने के बाद। उनका कहना था कि तुम्हारी 100 गलती पूर्ण होने के बाद मैं तुम्हें मारूंगा। तो वो जो शिशुपाल है वही जो है प्राचीन काल में ये जो चेदी या चेती महाजनपद था वहाँ का शासक महाभारत काल के समय पर हुआ करता था, ठीक है। और चेती जातक में यहाँ के एक राजा का नाम जो है उपचर मिलता है। इसके बाद है मत्स्य जो है वत्स महाजनपद। इसकी राजधानी कौसंबी थी और बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था जिसका शासक उदयन था और पुराणों के अनुसार उदयन के पिता पारंतप ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। इसके बाद है कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और बुद्ध के समय यहाँ का राजा क्या था? कौन था? तो कौरव्य था। बुद्ध यानी कि बुद्ध के टाइम पर यहाँ कुरु महाजनपद का राजा कौन था? तो कौरव्य। और पंचाल। पंचाल महाजनपद जो है प्रारंभ में इसके 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल जिसकी राजधानी अहिच्छत्र तथा दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी क्या थी? काम्पिल थी। यानी कि पांचाल जो महाजनपद था वो 2 भागों में बटा था और जिसकी राजधानियां भी अलग अलग दोनों भागों की अलग अलग थी, ठीक है। और मत्स्य जो है महाजनपद यहाँ की राजधानी क्या थी? विराटनगर जिसकी स्थापना विराट नामक राजा ने की थी और बुद्ध काल में इस राज्य का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था यानी कि जो राजनीतिक रूप से ये बहुत ज़्यादा एक्टिव राज्य या महाजनपद नहीं था, ठीक है। और सूरसेन। सूरसेन जो है इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मेथोरा कहते थे और बुद्ध काल में यहाँ तक का राजा यहाँ का जो राजा था अवंती पुत्र था जो बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में से एक था, ठीक है। इसके बाद है अस्मक। अस्मक जो है जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था दक्षिण भारत में, ठीक है। तो यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था और इसकी राजधानी पोतन या
पोतली थी, ठीक है। और पुराणों से पता चलता है कि अस्मक के राजतंत्र की स्थापना जो है इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने की थी। जैसा कि हमने रामायण काल में देखा था कि जो राम जी थे वो भी जो है इक्ष्वाकु वंशी उनको दर्शाया गया है रामायण में, ठीक है। तो उसी तरह से इस राजतंत्र की स्थापना जो है अस्मक के राजतंत्र की स्थापना कौन किस शासकों ने की थी, तो इक्ष्वाकु वंशी शासकों ने की थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अवंती महाजनपद। तो अवंती जो महाजनपद थी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि वो दो भागों में बटा था, उत्तरी अवंती और पश्चिम जो है दक्षिणी अवंती, ठीक है। तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। और राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों ही दृष्टियों से उज्जैनी प्राचीन भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण नगर था। और यहाँ लोहे की खानें थी तथा लुहार जो हैं इस्पात के उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र निर्मित करते थे। इस कारण से यह राज्य सैनिक दृष्टि से अत्यंत सबल हो गया। जैसा कि ऊपर हमने देखा कि जो लोहे से रिलेटेड चीज़ें बनती थी उस समय पर और जिस क्षेत्र में ये पाई जाती थी उस क्षेत्र के जो जनपद या महाजनपद थे वो काफ़ी वैभवशाली और काफ़ी समृद्ध और बलशाली हो गए थे। जैसा कि मगध में देखने को मिला था, ठीक वैसे ही अवंती में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लोहे की खानें होने के कारण काफ़ी उत्कृष्ट अस्त्र शस्त्र बनाए गए, जिस कारण से सैनिक दृष्टि से ये काफ़ी जो है मजबूत हो गया अवंती महाजनपद, ठीक है। इसके बाद है गंधार। गंधार जो है इसकी राजधानी तक्षशिला थी और तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। तो ये गांधार जनपद जो है जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो ये वर्तमान में देखने को मिलेगा कहाँ पे, पाकिस्तान में, जहाँ का तक्षशिला विश्वविद्यालय भी जो है, जो कि काफ़ी सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक है, तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, ठीक है। और गांधार हमने एक बार और सुना है कहाँ पर, तो महाभारत में जब हम देखेंगे कि वो शकुनी मामा था जो, तो वो भी गांधार नरेशी के नाम से उसको पुकारा जाता था। वो गांधार प्रदेश का जो है राजा था, ठीक है ना, शकुनी। इसके बाद जो है कंबोज। कंबोज जो है इसकी राजधानी राजपुर तथा जो अथवा हाटक थी और यह गांधार का पड़ोसी राज्य था। और प्राचीन समय में कंबोज जो है जनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए क्या था, विख्यात था, यानी कि प्रसिद्ध था, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, तो राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर। जैसा कि हमने देखा कि 16 महाजनपद थे, जिसमें से 2 जो है महाजनपद क्या थे, जो है गणतंत्र के रूप में थे, बाकी 14 महाजनपद जो थे वो जो है राजतंत्र थे। तो इसी प्रकार से अब हम देखते हैं कि राजतंत्र और गणतंत्र में उस समय पर क्या अंतर हुआ करता था। तो राजतंत्र में एकमात्र शासक कृषकों से जो है वसूले गए राजस्व का अधिकारी होता था, लेकिन गणतंत्र में राजस्व पर प्रत्येक कबीलाई कुलीन का अधिकार होता था, जिसे राजा कहा जाता था, ठीक है। इसके बाद प्रत्येक राजतंत्र शासक के पास एक नियमित व्यावसायिक सेना होती थी और गणतंत्र शासन में प्रत्येक राजा अपने सेनापति के अधीन सेना का प्रबंध करने के लिए जो है स्वतंत्र था। और राजतंत्र में ब्राह्मण प्रभावशाली थे, लेकिन प्रारंभिक गणतंत्र में उनके लिए कोई स्थान नहीं था। और गणतंत्र व्यवस्था में कुलीनों की समिति के अंतर्गत कार्य किया जाता था, ठीक है। यानी कि गणतंत्र जो व्यवस्था थी तो उसमें कुछ कुलीन लोग होते थे जो मतलब उच्च कोटि के या जो काफ़ी समृद्ध लोग हुआ करते थे, उनकी एक समिति होती थी, उसी के अकॉर्डिंग वो समिति जो भी फैसले लेती थी उसी के आधार पर कार्य होता था। लेकिन राजतंत्र में ऐसा नहीं था। राजतंत्र में जो निर्णय प्रक्रिया केवल एकमात्र शासक तक ही सीमित था, यानी कि जो राजा निर्णय करता था वही राजतंत्र में सर्वोच्च होता था, ठीक है। तो ये तो सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंट हो गया। और ये वर्तमान में जो अपना गणतंत्र चलता है और उस समय पर जो गणतंत्र उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलता था, ठीक है। आज हम वर्तमान में देखेंगे कि जहाँ जहाँ गणतंत्र है, ठीक है, या लोकतंत्र है जहाँ पर, तो वहाँ वोटिंग के द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं। लेकिन जो प्राचीन समय में उसमें कुछ डिफरेंस हुआ करता था, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत मेल जोल आपको देखने को मिलेगा कि उस समय भी जो गणतंत्र में भी कुलीनों के द्वारा, जैसे कि लोगों से जो पूछ कर ही समिति के द्वारा ही निर्णय लिए जाते थे, तो वो कुछ कुछ चीज़ें आपको समान देखने को मिलेंगी वर्तमान के समान, ठीक है। इसके बाद देखते हैं बुद्ध के समय के गणतंत्र, ठीक है। बुद्ध के समय पर गणतंत्र राज्य कौन कौन से थे, तो बुद्ध काल में 16 जनपदों के अलावा गंगा घाटी में कई गणतंत्रों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि बुद्ध काल, यानी बुद्ध के जो बुद्ध भगवान थे उसके समय पर 16 जनपदों के अलावा, ठीक है, जो 16 महाजनपद थे उनके अलावा जो गंगा घाटी वाला क्षेत्र था, गंगा जो नदी है उनके घाटी वाले इलाके में कई और गणतंत्रों के अस्तित्व जो है होने के प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है। तो उन 10 जो है
ऐसे 10 गणतंत्र थे जो कि बुद्ध के समय में प्रमाण मिलते हैं जिनके, तो वो इस प्रकार से थे। कौन कौन से? तो कपिल वस्तु के शाक्य, सुमसुमारा के भग, अलकप के बुली, केशपुत्र के कलाम और रामग्राम के कोली और कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल, फिर है पिपल्ली वन के मोरी, वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी जो है प्रथम गणतंत्र माना जाता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। जो विश्व का प्रथम गणतंत्र माना जाता है कौन? तो वैशाली का लिच्छवी, जो कि सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य भी था। ठीक है। और मिथिला के विदेह अगला है। ठीक है। इस प्रकार से जो 10 हमने बुद्ध के समय के गणतंत्र देखे, अब उनका हम डिटेल में देखते हैं एक एक को। तो सबसे पहला है कपिल वस्तु के शाक्य। कपिल वस्तु के शाक्य, इसकी राजधानी जो है कपिल वस्तु थी और इसे शाक्य वंशी सुकीर्ति ने प्रतिस्थापित करवाया था। और कपिल वस्तु के अतिरिक्त इस गणराज्य में अन्य अनेक नगर थे। कौन कौन से? चातुमा, सामगाम, खोमदुस्म, शिलावती, नगरक, देवदह आदि। और शाक के लोग जो है अपनी जाति के बाहर अपनी कन्याओं का विवाह नहीं करते थे। और गौतम बुद्ध का जन्म जो है इसी गणराज्य में हुआ था। कहाँ? कपिल जो है कपिल वस्तु के शाक के। ठीक है। और इस राज्य का विनाश कौशल नरेश विड्डुभ द्वारा किया गया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध, और जनरली पूछा भी गया है कि कपिल वस्तु का जन्म किस गणराज्य में हुआ था, तो कपिल वस्तु के शाक्य वाले में। ठीक है। और इस राज्य का विनाश किसने किया था? तो नरेश जो है कौशल नरेश विड्डुभ के द्वारा किया गया था। और इसमें है अगला पॉइंट, जो अगला गणतंत्र है सुमसुमारा के भाग्य। इसकी स्थिति का अनुमान वर्तमान चुनार यानी कि मिर्जापुर जिला से किया गया है। और ऐसी मान्यता है कि भग्ग जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में उल्लिखित भर्ग वंश से संबंधित थे। तो जो वर्तमान में जो मिर्ज़ापुर ज़िला है उसका एरिया जो है ये सुमसुमरा के भाग्य के जो प्राचीन समय में क्षेत्र था वो वर्तमान मिर्ज़ापुर ज़िले से ही, जो चुनार इलाका है मिर्ज़ापुर ज़िले का, वहाँ से इसकी तुलना की जाती कि ये यही क्षेत्र हुआ करता था प्राचीन समय में। ठीक है। इसके बाद है अलकप के बुली। अलकप के बुली जो है इसकी राजधानी बेतिया या बेट द्वीप थी। और बुली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और आधुनिक स्थानों की दृष्टि से यह राज्य जो है बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा और मुजफ्फरपुर जिलों के बीच में स्थित था। कौन? अलकप के बुली। इसके बाद जो है केशपुत्र के कलाम। केशपुत्र के कलाम जो है वैदिक साहित्य से पता चलता है कि कलामों का संबंध जो है पंचाल जनपद के केसियों के साथ था। और आचार्य आलार कलाम जो है इसी राज्य से संबंधित थे। और उल्लेखनीय है कि महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग के बाद आचार्य आलार कलाम से जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये जो है आलार कलाम आचार्य जो थे, ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो है ये किस जनपद से संबंधित थे। तो ये जो है केशपुत्र के कलाम के इलाका जो था या जनपद था जो, वहाँ से ये संबंधित है। और इन्हीं से जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। किसने? भगवान बुद्ध ने या महात्मा बुद्ध ने। ठीक है। इसके बाद है रामग्राम के कोली। तो कोलियों की राजधानी रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। और कोलीगढ़ के लोग अपनी पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। इसके बाद है कुशीनारा के मल्ल। वाल्मीकि रामायण में मल्लों को लक्ष्मण के पुत्र चंद्र केतु मल्ल का वंशज कहा गया है। किसमें? वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है उसमें मल्ल जो है कुशीनारा के मल्लों को क्या किसके पुत्र कहा गया है? तो लक्ष्मण के पुत्र चंद्र केतु मल्ल का वंशज कहा गया है। ठीक है। इसके बाद है पावा के मल्ल। तो पावा जो है आधुनिक कुशीनगर जिले में स्थित पडरौना नामक स्थान था। और मल्ल लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे। ठीक है। पावा के मल्ल जो है सैनिक प्रवृत्ति के थे। और इसके बाद है पिपल्ली बन के मोरी। तो किंवदंती जो है कि मोरों के प्रदेश, जो किंवदंती का क्या अर्थ है कि ये कहावत है कि मोरों के प्रदेश के निवासी होने के कारण इन्हें मोरी कहा गया। पिपल्ली वन के जो मोरी थे वो मोर के प्रदेश के निवासी होने के कारण उन्हें क्या कहा गया? मोरी। और मोरी शब्द से ही क्या निकला हुआ है? मौर्य शब्द बना हुआ है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसी वंश से संबंध रखते थे। कौन? मौर्य वंश से। ठीक है। इसके बाद है वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के जो लिच्छवी हैं यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य था, जैसा कि हमने ऊपर भी देखा। और लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख था। और इनकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बसाड़ नामक स्थान में स्थित थी। और महावग्ग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली तथा घनी आबादी वाला नगर कहा गया है।
और लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कूटाग्रशाला का निर्माण करवाया था, जहां रहकर बुद्ध ने अपने उपदेश दिए। और लिच्छवी का राजा कौन था? तो चेटक था। ठीक है। और चेटक की पुत्री चेलना या फिर छलना का विवाह जो है मगध नरेश जो है बिंबिसार के साथ हुआ था। और महावीर की माता त्रिशला उसकी बहन थी। किसकी? जो है चेटक की पुत्री महावीर की माता जो है त्रिशला किसकी बहन थी? तो चेटक की बहन। ठीक है। इसके बाद जो है मिथिला के विदेह जो है यहाँ के राजा जनक अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए सुप्रसिद्ध थे। और इनकी राजधानी मिथिला की पहचान वर्तमान जनकपुर से की जाती है। ठीक है। यानी कि जो मिथिला वाला इलाका है वो वर्तमान जनकपुर जो कि नेपाल में है उसके से तुलना की जाती है कि वो उस समय पर ये क्षेत्र वही हुआ करता था। ठीक है। इसके बाद जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है, मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और यह बुद्ध काल तथा परवर्ती काल में उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध जनपद था। कौन सा? मगध जनपद। ठीक है। इसके बाद इसका तीसरा पॉइंट क्या है? इसकी स्थिति जो है मूलतः जो है दक्षिण भारत के जो दक्षिण बिहार जो है उसका क्षेत्र इलाका था, मगध का साम्राज्य वाला क्षेत्र। ठीक है। इसके अंतर्गत आधुनिक पटना एवं गया जिला शामिल थे और इसकी राजधानी गिरिब्रज थी और बाद में राजगृह बनी जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। तो मगध साम्राज्य जो है, जो कि सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है, उसका उदय जो है सबसे पहले दक्षिणी बिहार वाले इलाके से हुआ था। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते थे पहले प्रारंभ में? तो पटना और गया का जो जिला है वो शामिल हुआ करता था किसमें? मगध साम्राज्य में। ठीक है। और इसकी राजधानी पहले तो गिरिब्रज थी, लेकिन बाद में जो राजगृह बन गई, जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र हुआ था राजगृह। ठीक है। और आगे चल करके भविष्य में इसकी राजधानी जो है पाटलिपुत्र को बना दिया गया था। ठीक है। और भगवान बुद्ध के पूर्व बृहदत्त तथा जरासंध यहाँ के प्रतिष्ठित राजा थे। जैसा कि हमने महाभारत में या कृष्णा जो सीरियल है उसमें हमने देखा है कि जरासंध जो था वो मगध का ही जो है क्या था? नरेश था। ठीक है। इसके बाद जो है आगे देखते हैं भौगोलिक स्थिति। मगध की जो भौगोलिक स्थिति थी जिसके कारण वो इतना लंबा चौड़ा साम्राज्य उसका हो बन गया था, मगध का साम्राज्य जो बड़ा था और काफ़ी समृद्ध था, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी थी वो देखते हैं। तो मगध की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से पश्चिम में सोन नदी तक विस्तृत थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? मगध की राजधानी कालांतर में पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित कर दी गई थी। जैसा कि पहले गिरिब्रज थी, उसके बाद क्या बनी? उसके बाद जो है गिरिब्रज थी शुरू में। ठीक है। और इसके बाद जो दूसरी राजधानी बनी थी इसकी मगध की, तो वो राजगृह बनी और उसके बाद जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई थी। ठीक है। इसके बाद विस्तृत उपजाऊ मैदान, कृषि में लोहे तथा नवीन तकनीक का प्रयोग, वन क्षेत्र एवं हाथियों की उपलब्धता, खनिज संसाधनों की उपलब्धता, व्यापार की अनुकूल दशा तथा प्राकृतिक सुरक्षा ने मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि जो मगध जनपद था, महाजनपद जो था, वो काफ़ी इतना ज़्यादा फला फूला, इतना ज़्यादा विस्तृत था। वो उसका क्या कारण था? तो यहाँ पर जो विस्तृत उपजाऊ मैदान हुआ करते थे और कृषि में लोहे का जो भरपूर प्रयोग होने लगा था। ठीक है। और तकनीक का उपयोग किया जाने लगा और जो हाथियों की उपलब्धता इस क्षेत्र में काफ़ी थी, जो कि युद्धों में काम आते थे हाथी। ठीक है। और खनिज संसाधनों की भी भरपूर मात्रा में जो है इस क्षेत्र में उपलब्धता होने के कारण और जो व्यापार होता था वो काफ़ी अनुकूल था इस क्षेत्र में। ठीक है। अनुकूल था व्यापार के लिए यह क्षेत्र। ठीक है। और प्राकृतिक रूप से जो है क्षेत्र जो है सुरक्षा की दृष्टि से भी ये काफ़ी प्राकृतिक रूप से पहाड़ियों से घिरा होने के कारण, ठीक है, जंगलों से घिरा होने के कारण काफ़ी अच्छा इलाका माना जाता था। इस कारण से यह काफ़ी ज़्यादा उत्कर्ष हुआ इस क्षेत्र का। ठीक है। और मगध राज्य ने तत्कालीन शक्तिशाली राज्य कौशल, वत्स व अवंती को मिला लिया गया मगध राज्य में। इसके बाद इस प्रकार मगध का विस्तार अखंड भारत के रूप में हो गया। यानी कि अखंड भारत में काफ़ी बड़ा इलाका शामिल हो गया था। ठीक है। जो कि धीरे धीरे मगध राज्य काफ़ी अपना विस्तार करता गया और कई राज्यों को अपने अंदर मिलाता गया। और मगध साम्राज्य के इतिहास से भारत के इतिहास का एक नया युग शुरू होता है जिसे मगध के उत्कर्ष के नाम से जाना जाता है।
अब जो देखते हैं हम मगध राज्य के प्रमुख वंश। अब जो मगध राज्य का इतना उत्कर्ष हो गया, इतना विस्तृत क्षेत्र में मगध राज्य जो है फैल गया, तो अब उसमें जो है धीरे धीरे वंशज जो हुए, ठीक है, वो शक्तिशाली वंशज कौन कौन से थे हम उसको देखते हैं। तो मगध राज्य के प्रमुख वंश कौन कौन से थे, तो सबसे पहले था हर्यक वंश, जो कि 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वा पूर्व तक में इनका जो है राज्य था मगध में। इसके बाद फिर उसके बाद आया शिशुनाग वंश, जो कि 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईसा पूर्व तक ये क्या किया, इन्होंने शासन किया इसमें मगध में। इसके बाद है नंद वंश। नंद वंश जो है 344 ईसा पूर्व से 324 से 323 ईसा पूर्व तक लगभग इनका शासन हुआ करता था मगध राज्य में। इसके बाद अब देखते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश जो है जिसका शासन 544 ईसा पूर्व से 412 ईस्वी तक था, ईसा पूर्व तक था, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे हर्यक वंश के, तो बिंबिसार। बिंबिसार जो है हर्यक वंश के संस्थापक हुआ करते थे। और राजधानी क्या थी हर्यक वंश के समय पर मगध की, तो उस समय पर राजगृह या फिर ग्रीवज, ठीक है, जो कि पाटलिपुत्र बाद में बदल दी गई, तो वो राजधानी हुआ करती थी हर्यक वंश के समय पर मगध की, ठीक है। और हर्यक वंश के प्रमुख शासक कौन कौन से थे, तो पहला शासक तो हर्यक वंश का था बिंबिसार। बिंबिसार जो है 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक जो है शासक रहा मगध का। और बिंबिसार इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था और उसे मगध साम्राज्य की सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो क्वेश्चन वन लाइनर में या फिर एक पॉइंट में पूछ सकता है, एक नंबर के क्वेश्चन में, कि जो है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है बिंबिसार को ही माना जाता है, ठीक है। और ये इस वंश का सबसे प्रथम और शक्तिशाली जो है शासक था हर्यक वंश का, ठीक है। और 15 वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य की बागडोर संभालने वाले बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया, लगभग आधा शतक तक उन्होंने शासन किया, ठीक है। और इसके बाद इसके शासनकाल में मगध ने विशिष्ट स्थान प्राप्त किया और इसका अन्य नाम श्रेणिक था, जो कि जैन साहित्य में, जैन साहित्य जो है उसके अनुसार कहा गया है, ठीक है, कि इसका जो है अन्य नाम श्रेणिक था। इसके बाद बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी और उसका विस्तार किया। उसने 3 विवाह किए, यानी कि जो क्या किया बिंबिसार ने अपने विस्तार करने के लिए मगध साम्राज्य का, अपने क्षेत्र का, इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए राजाओं के साथ, ठीक है, उनकी पुत्रियों या फिर उनकी बहनों से विवाह किए, जिससे क्या हुआ कि इसका क्षेत्र धीरे धीरे विस्तृत होता गया और इसने काफ़ी युद्ध भी किए इसके लिए, ठीक है। और प्रथम जो इसने 3 विवाह प्रमुख रूप से किए, तो वो कौन कौन से थे, तो प्रथम जो इनकी पत्नी थी महाकौशला देवी थी, जो कौशल राज्य की पुत्री और प्रसन्नजीत की बहन थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला, जिससे 1 लाख की वार्षिक आय होती थी, ठीक है। तो जब इसने क्या किया, महाकौशला देवी से विवाह की, तो बिंबिसार को काशी का प्रांत मिल गया, जिससे बिंबिसार को 1 लाख वार्षिक आय की प्राप्ति होती थी, जो कि उस समय में आज से लगभग 1600-1700 से ज़्यादा, लगभग 2000 वर्षों से भी पुराने समय की बात है, जब उस समय 1 लाख की वार्षिक आय होती थी, जो कि आज की में देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी इसकी पत्नी कौन थी, तो वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलना थी, जिससे अजात शत्रु का जन्म हुआ, ठीक है। अजात शत्रु किससे जन्म हुआ था, तो जो वैशाली की जो लिच्छवी की राजकुमारी चेलना थी उससे हुआ था, ठीक है। और तीसरी पत्नी जो थी वो कौन थी, क्षेमा, जो पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी थी। इस प्रकार से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अपने राज्य को विस्तार देने का काम किया, ठीक है। और बिंबिसार को वैवाहिक संबंधों से बड़ी राजनीतिक प्रतिष्ठा मिली और मगध को पश्चिम एवं उत्तर की ओर विस्तारित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी कि वैवाहिक संबंध जब इसने स्थापित कर लिए, तो पश्चिम से लेके उत्तर पश्चिम सभी दिशाओं में इसने क्या किया, विस्तार करने का अपना कार्य किया मगध को, ठीक है। इसके बाद बिंबिसार ने अंग राज्य को जीतकर उसे मगध में मिला लिया तथा अपने पुत्र अजात शत्रु को वहां का शासक नियुक्त कर दिया अंगराज का, ठीक है, अंग राज्य का, ठीक है। इसके बाद बिंबिसार ने अवंती के शासक चंड प्रद्योत से मित्रता कर ली तथा अपने राज्य वैद्य जीवक को उसके इलाज के लिए भेजा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राज्य वैद्य जीवक को जो है अवंती के शासक के चंड प्रद्योत से
के इलाज के लिए जो है किसने भेजा था, तो बिंबिसार ने ही भेजा था चंडप्रद्योत के इलाज के लिए राजवैद्य जीवक को। ठीक है, और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कौन? अजातशत्रु। ठीक है, तो अजातशत्रु जो है 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक जो है इसका शासक रहा। और अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसन्नजीत से युद्ध हुआ और प्रसन्नजीत की पराजय हुई। ठीक है, और परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया और प्रसन्नजीत ने अपनी पुत्री बाजीरा का विवाह जो है अजातशत्रु से किया और अजातशत्रु का उपनाम जो है क्या था? कुनिक। और अजातशत्रु जो है जैन मतानुयायी था, यानी कि जैन मत को मानने वाला था। कौन? अजातशत्रु। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अजातशत्रु कौन से जो है मत को मानता था, कौन से धर्म पे विश्वास रखता था, तो जैन मत को मानता था। ठीक है, इसके बाद जो है अगला पॉइंट, अजातशत्रु का लिच्छवियों से वो युद्ध हुआ और अपने कूटनीतिक मित्र बस्सकार की सहायता से उसने लिच्छवियों पर विजय प्राप्त की और इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथ, मूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था और बाद में काशी व वैशाली दोनों मगध के अंग बन गए। ठीक है, इसके बाद अजातशत्रु के समय में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो ये क्वेश्चन तो इतना इम्पोर्टेंट है कि ये कई सभी प्रकार के एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक के समय पर किया गया था, तो अजातशत्रु। ठीक है, इसके बाद अजातशत्रु ने जो है 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। इसके पिता जो है बिंबिसार ने 52 वर्षों तक और अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। और इसके बाद 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु अपने पुत्र उदयन द्वारा मार डाला गया। क्या हुआ कि जो बिंबिसार था उसकी मृत्यु किसके द्वारा कर दी गई? अजातशत्रु द्वारा राजगद्दी के लिए। और जब अजातशत्रु शासक बना था तो उसके बाद उदयन जो अजातशत्रु का पुत्र था उसके द्वारा उसकी हत्या कर डाली गई। ठीक है, राजगद्दी के लिए। इसके बाद जो है उदयन आता है जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। इसने शासन किया 460 ईसा पूर्व से 444 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसमें पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन ने गंगा तथा सोन नदियों के संगम तट पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। वह जैन मतानुयायी था। अजातशत्रु भी जैन मत को मानने वाला था और जो है उदयन था जो कि अजातशत्रु का पुत्र था वो भी जैन मत को मानने वाला था। ठीक है, इसके बाद हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र जो है नागदशक था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो हर्यक वंश था उसका अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक नागदशक था जो कि उदयन का पुत्र था और इसको उसके अमात्य शिशुनाग ने पदच्युत कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और शिशुनाग नामक नए वंश की नींव रखी। तो शिशुनाग जो है उसके किसका अमात्य था? नागदशक जो था उसका अमात्य शिशुनाग, उसने मगध की गद्दी पर जो है बैठने के लिए इसको पद से हटा करके नागदशक को और खुद एक शिशुनाग वंश की स्थापना की और वहाँ का राजा बन गया। कौन? शिशुनाग। ठीक है, तो शिशुनाग वंश के बारे में अब हम देखते हैं। हर्यक वंश की अब समाप्ति हो गई। अब देखते हैं शिशुनाग वंश। इस वंश का संस्थापक जो शिशुनाग को माना जाता है, इसी के नाम पर इस वंश का नाम शिशुनाग वंश पड़ा। और शिशुनाग जो है 412 ईसा पूर्व से 394 ईसा पूर्व तक शासन करता है। कहाँ पर? मगध में। ठीक है, और इसने अवंती तथा वत्स राज्य पर अधिकार करके उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया और इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का भूभाग सम्मिलित था, यानी कि काफ़ी विस्तृत क्षेत्र जब मगध में शामिल हो गया था। ठीक है, तो उस समय पर ये राजा हुआ करता था शिशुनाग, जिसमें बंगाल वाला क्षेत्र भी आ जाता था और मालवा तक का क्षेत्र जो है सम्मिलित था मगध में। ठीक है, और महावंश के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। ठीक है, महावंश जो है एक ग्रंथ है जिसमें बताया गया है कि शिशुनाग जब है उसकी मृत्यु हो गई, उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। कहाँ? मगध की गद्दी पर बैठा। अब कालाशोक जो है 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व तक जो है इसका मगध साम्राज्य का राजा हुआ करता था और उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था और इसका नाम पुराण तथा दिव्य
वदान में काकवर्ण मिलता है। काला अशोक का जो है इसका पुराणों तथा दिव्य वदान में नाम क्या मिलता है, काकवर्ण भी मिलता है। इसके बाद जो है इसी के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। जो है काला अशोक जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था, तो कालाशोक के काल में हुआ था। ठीक है, प्रथम का कब किसके काल में हुआ था, तो अजातशत्रु जो राजा था, ठीक है, उसके समय पर हुआ था। और जो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कालाशोक के समय पर हुआ। और इसी समय बौद्ध संघ दो भागों स्थविर तथा महासांधिक में बट गया। इसके बाद जो है बाणभट्ट रचित हर्षचरित जो है उसके अनुसार, हर्षचरित काव्य के अनुसार काकवर्ण को यानी कालाशोक को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्मा नामक व्यक्ति ने चाकू मार करके हत्या कर दी। महापद्मानंद वही व्यक्ति है जो कि नंद वंश का बाद में संस्थापक बना। और इसने क्या किया कि जो है काकवर्ण या फिर कालाशोक को घूमते समय चाकू मार करके हत्या कर दी थी। ठीक है, कालाशोक की। इसके बाद इसने क्या की, नींव डाली थी अपने जो है नंद वंश की। और महाबोधि जो वंश है उसके अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने कालाशोक की मृत्यु 366 ईसा पूर्व के बाद मगध पर 22 वर्षों तक लगभग शासन किया था। ठीक है, लेकिन इसका कोई कंफर्म प्रमाण नहीं है। ठीक है, और इसके बाद जो है अब देखते हैं नंद वंश आता है। ठीक है, नंद वंश जो है जो कि महापद्मानंद जिसका संस्थापक था, जिसने हत्या कर दी थी किसकी, कालाशोक की। ठीक है, और इसने क्या किया, नंदवंश की स्थापना की और वहाँ का संस्थापक बन गया। और नंद वंश जो है उसके प्रमुख शासक कौन कौन से थे, तो नंद वंश के प्रमुख शासक जो थे वो कौन से थे, तो पहला तो महापद्मानंद ही जो संस्थापक था। तो पुराणों के अनुसार इस वंश का संस्थापक महापद्मानंद जो कि एक शूद्र जाति से था। ठीक है, और इसमें महापद्मानंद को सर्व क्षत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश, यहाँ पे नाम की जगह पे फ्रेंड नाश करने वाला जो होना होगा। ठीक है, यानी कि क्षत्रियों का जो नाश करने वाला व्यक्ति कहा गया है किसको, सर्व क्षत्रांतक महापद्मानंद को कहा गया है। ठीक है, यानी कि इसने क्षत्रियों का सामूल नाश करने का वो किया था निर्णय। जिस प्रकार से भारवक जो कि दूसरे परशुराम का अवतार कहा जाता है, जैसा कि हमने देखा है कि रामायण में बताया गया था कि परशुराम जो थे वो उन्होंने क्या किया था कि क्षत्रियों को नाश किया था। ठीक है, कई बार पृथ्वी से। उसी प्रकार से जो दूसरा परशुराम का अवतार किसे कहा गया, तो महापद्मानंद को कहा गया, जो कि क्षत्रियों का नाश इसके द्वारा भी किया गया था। ठीक है, और इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा एक राट एवं एक छत्र की उपाधि धारण की महापद्मानंद ने। ठीक है, और महापद्मानंद के 8 पुत्र थे और धनानंद भी इसका एक पुत्र था जो नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसके बाद जो है अगला देखते हैं, नंद वंश का अगला जो है शासक कौन था, तो धनानंद। और यह सिकंदर का समकालीन था, यानी कि जब सिकंदर भारत में आक्रमण करने आया था, ठीक है, उस समय पर ये धनानंदी शासक हुआ करता था मगध साम्राज्य का। और इसके समय में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था और ग्रीक लेखकों ने इसे अग्रमीज कहा है। किसको, जो धनानंद को अग्रमीज कहा है, किसने, ग्रीक लेखकों ने, तो या फिर यूनानी लेखकों ने। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में कि जो है किसने जो है ग्रीक लेखकों ने किसे जो है अग्रमीज कहा है, तो ये किसे कहा है, तो धनानंद को। ठीक है, इसके बाद धनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए थे जिससे जनता असंतुष्ट थी। और धनानंद के दरबार में चाणक्य जो कि तक्षशिला का आचार्य था, ठीक है, जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, वह धनानंद के द्वारा अपमानित किया गया। ठीक है, और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर डाली और मौर्य वंश की नींव रखी। ठीक है, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किसकी सहायता से, अपने गुरु चाणक्य या फिर कौटिल्य जो थे उनकी सहायता से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की गई। इसके बाद जो है मौर्यों के शासन में मगध साम्राज्य जो है चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया, यानी कि जब मौर्य शासन करने आए मगध पर, तो उस समय पर मौर्यों का जो है मगध का सर्वाधिक विकास हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं मगध के उत्कर्ष के लिए जो है उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे। मगध जो है उसके उत्कर्ष के लिए सबसे उत्तरदायी कारक कौन कौन से थे, तो हम देखते हैं सुविधाजनक भौगोलिक स्थिति जिसमें निम्न गंगा के मैदानों पर नियंत्रण संभव हो सका,
और तांबे और लोहे की खानों से निकटता जो बेहतर उपकरण और हथियारों के लिए आवश्यक थे। यानी कि जो गंगा के मैदानों पर नियंत्रण, इसमें भौगोलिक स्थिति ऐसी थी जो कि उपजाऊ काफ़ी इलाके मगध के अंतर्गत आते थे गंगा का मैदान होने के कारण। ठीक है। और तांबे और लोहे की खानों से निकटता होने के कारण मगध जो है कई बेहतर उपकरणों और हथियारों को बना सकता था मगध। ठीक है। जो कि युद्ध में काम आते थे या फिर कृषि में उपज में काम आते थे। ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी का जमाव जो कृषि के लिए मजबूत आधार प्रदान करता था, जो कि मगध वाले इलाके में मिलती थी। इसके बाद मगध की दोनों राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, और राजगृह पहाड़ियों से घिरी थी और शत्रुओं से पूरी तरह सुरक्षित थी। जो इसकी राजधानी थी मगध की, राजगृह जो है वो चारों तरफ से, पांचों तरफ से पहाड़ियों से घिरी होने के कारण शत्रुओं से पूरी तरह से मगध सुरक्षित रहता था इसकी वजह से। ठीक है। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा उत्कर्ष इस क्षेत्र में देखने को मिले, इसका काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ा ये क्षेत्र। और इसके बाद पाटलिपुत्र जो है गंगा सोन गंडक नदी के संगम पर स्थित थी, अतः वह जल दूर से सुरक्षित था मगध। इसके बाद दक्षिण बिहार में गया के घने जंगलों से इमारती लकड़ी और सेना के लिए हाथी प्राप्त होते थे। यही कारण था कि मगध ने पहली बार युद्धों में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। हाथी बहुत ही आसानी से जंगली वाले इलाकों से मिल जाते थे, जिसके कारण जो है युद्ध में बड़े पैमाने पर जो है मगध के जो भी राजा आए जिन्होंने युद्ध में जो क्या किया, हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया था। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मगध के उत्कर्ष में जो है कौन कौन सी जो है चीज़ें काफ़ी उत्तरदायी थी उत्कर्ष के लिए। ठीक है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व में भारत कैसा था और वहाँ पर कौन कौन से वंश जो है हुए थे और कौन कौन से महाजनपद थे। इन सभी के बारे में आज हमने डिटेल में डिस्कस किया इस वीडियो में। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको मेंस में काफ़ी नोट्स तैयार करने में या फिर कोई भी 1 नंबर के क्वेश्चन तैयार करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये नोट्स। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।